हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज जेडीएस। क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉल्यूशन हमारा चल रहा था। कुछ टॉपिक उसके हो चुके हैं और आज हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए आ गए हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इसमें आज हम समझेंगे हेनरी लॉ और स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स लॉ को। तो सबसे पहले इस हमारी स्क्रीन पर है न्यूमेरिकल, लेकिन इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले हम समझेंगे कि इस न्यूमेरिकल्स में हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हम एक टॉपिक पढ़ा था हमने, वो टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन ये हमने पढ़ा था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूशन है हमारे पास, उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है। तो जब हम इन्हें गर्म करेंगे दोनों को, तो दोनों के दोनों ही कहाँ, वेपर में जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों ही कंपोनेंट्स कैसे हैं, दोनों ही कंपोनेंट्स हमारे यहाँ वोलेटाइल। कैसे हैं भाई, वोलेटाइल कंपोनेंट है जो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ जब दोनों को गर्म किया जाएगा एक साथ मिलाकर सॉल्यूशन की फॉर्म में, तो दोनों की वेपर बनेगी। तो वेपर बनेगी तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है उसे मैं P टोटल लिख रहा हूं, PT इज इक्वल हो जाएगा P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट और हो जाएगा जी आपका काय1। ये फॉर्मूला मैं आपको समझा चुका हूं कि भाई हम सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास P टोटल इज इक्वल P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू काय2। सॉरी, यहाँ काय2 आएगा भाई, यहाँ लेंगे हम काय2, यहाँ आएगा जी काय2, यानी दूसरे कंपोनेंट का मॉल फ्रैक्शन। अब ये P1 नॉट P2 नॉट क्या है भाई, P1 नॉट एंड आपका P2 नॉट, P1 नॉट एंड P2 नॉट ये क्या है। अगर मैं लिक्विड को लिक्विड में मिलाकर सॉल्यूशन ना बनाऊं, बल्कि इन्हें अलग अलग लूं, प्योर स्टेट में लूं, केवल एक लिक्विड को लूं, तो पहले लिक्विड का जितना भी वेपर प्रेशर आएगा जब मैं उसे सिंगल लूंगा तो वो होगा P1 नॉट, और दूसरे लिक्विड को अगर प्योर स्टेट में लिया जा रहा है तो उसका वेपर प्रेशर जितना भी आएगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे आप P2 नॉट से। इसका मीनिंग ये हुआ P1 नॉट एंड P2 नॉट जो है ये प्योर स्टेट में इनके वेपर प्रेशर है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अब हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहां तक हमारा काम हो चुका है कि हमने लिक्विड को लिक्विड में मिलाकर उसका वेपर प्रेशर क्या होगा ये चीज समझ ली थी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 के 298 के पर, यानी इतने टेम्परेचर पर क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर कितना है जी, 200 mmHg और 415 mmHg रेस्पेक्टिवली। यानी क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में इतना और डाइक्लोरोमीथेन का है भाई इतना। ये प्योर स्टेट में जब ये अकेले गर्म किए जाएंगे तो इनके वेपर प्रेशर जो होंगे, एक का 200 mmHg आता है, एक आता 415 mmHg। इसका मतलब यहां हमारे पास क्वेश्चन से आ गया, यहां गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, P1 नॉट, P1 नॉट की वैल्यू है 200 mmHg। ये किसका है भाई, ये है आपका CH Cl3 का। अगर क्लोरोफॉर्म को अकेले लेकर के गर्म करेंगे तो जो इसका वेपर प्रेशर है वो 200 mmHg है। इसी तरह से P2 नॉट यानी दूसरा कंपोनेंट हमारा डाइक्लोरोमीथेन, उसका 400 mmHg है। CH2Cl2 हो गया भाई, CH2Cl2।
दोनों के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दे दिए, फिर उसके बाद हमसे क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि आप कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें जी, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को निकालो। कैसे निकालो, जब आप क्लोरोफॉर्म को किस में मिलाओगे, डाइक्लोरोफॉर्म में। जब मिक्स करते हैं, मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, यानी 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म को 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन के अंदर मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, नंबर एक बात। दूसरी बात है जी, दूसरी बात है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। दूसरी कंडीशन में हमसे ये कह रहे हैं कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने लिख दिया P1 नॉट इतना, P2 नॉट इतना, ठीक है भाई। उसके अलावा इसमें जो फॉर्मूला, यानी फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या बताना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसे मैं लिखूंगा P टोटल, ये मुझे फाइंड करना। इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया कि PT इज इक्वल हो जाएगा P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट का I2। तो मेरे पास P1 नॉट भी है, P2 नॉट भी है, लेकिन मेरे पास I2 यानी दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन नहीं है। मोल फ्रैक्शन नहीं है तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। और मोल फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेरे पास दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का होना जरूरी है। अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में कितने ग्राम क्लोरोफॉर्म को कितने ग्राम CH2Cl2 के अंदर मिक्स किया गया है। तो यहाँ 25 ग्राम क्लोरोफॉर्म है और 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 है। तो W यानी पहले कंपोनेंट का मास है 25.5 ग्राम, ठीक है जी। इसे मैं लिखूंगा CHCl3 और दूसरा कंपोनेंट W2 है मेरे पास 40 ग्राम, ये हो गया भाई CH2Cl2, ठीक है। इनके मोलर मास की जरूरत पड़ेगी मुझे, मोलर मास, क्योंकि मोल निकालने मुझे दोनों कंपोनेंट्स के, तो मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। तो मोलर मास ऑफ CHCl3 यानी स्मॉल m1 इज इक्वल, अगर इसको मैं कैलकुलेट करूंगा 119.5 ग्राम मोल इनवर्स आएगा भाई, ठीक है। इसी तरह से मोलर मास ऑफ CH2Cl2 आ जाएगा m2 इज इक्वल 85 ग्राम मोल इनवर्स। अब मेरे पास दोनों की ग्राम में वैल्यू है, दोनों की ग्राम में वैल्यू है और मोलर मास भी है, तो मैं क्या निकाल लूंगा, दोनों के नंबर ऑफ सॉरी, हाँ पहले मोल्स निकालेंगे फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन को फाइंड करेंगे। तो N1 निकाल लेते हैं यहाँ से, N1 इज इक्वल हो जाएगा W1 अपॉन M1। तो N1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी W1 की वैल्यू कितनी है, W1 है भाई हमारा 25.5 W1 अपॉन M1 इज इक्वल है 25.5 और अपॉन में क्लोरोफॉर्म का जो मोलर मास है 119.5 है। इसे कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी ये आएगी भाई 0.213 मोल। इसी तरह से N2 निकाल लेते हैं, N2 इज इक्वल हो जाएगा W2 अपॉन M2। तो W2 कितना हमारा, यानी मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ये है हमारा 40 और ये कितना है भाई 85। इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी 0.47 मोल। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब क्या निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन, या यहाँ एक चीज और फाइंड कर लेते हैं, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे 0.213
और 0.470, तो ये हो जाएंगे भाई 386.0। इतने मोल आ गए सॉल्यूशन के टोटल मोल। अब आगे सोल्व करते हैं। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। पहला कंपोनेंट हमारा क्लोरोफॉर्म, इसका मोल फ्रैक्शन उसे रिप्रेजेंट कर देंगे भाई कार्बन से। कार्बन इज इक्वल हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो N1 की वैल्यू मैंने निकाल ली थी 213 और ये मैंने निकाल लिया 0.683। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.312। ये हो गया पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 यानी Ki2 को हम निकाल सकते हैं। उसका तरीका है कि सॉल्यूशन में अगर दो ही कंपोनेंट है तो उन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है। तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस Ki1 कर देता हूं, यानी 1 माइनस 0.312 कर देंगे। इसे माइनस करेंगे तो 8 8 और 6, ये इतना आ जाएगा 0.688 आ गया। अब दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन आ गए। अब निकाल सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा भाई P टोटल इज इक्वल था P1 नॉट P2 नॉट माइनस P1 नॉट और उसके बाद था भाई Ki2। P1 नॉट की वैल्यू थी 200 mmHg और इसकी वैल्यू थी भाई 415 और इसकी वैल्यू थी 200 और Ki2 अभी हमने निकाला 0.688, ये वैल्यू आ गई। ये आपका 200 और ये बचा 215 इंटू 0.688, ये हो गया 200। इसको कैलकुलेट करेंगे 147.9 आएगा, तो ये हो जाएगा 347.9 mmHg। तो एक फर्स्ट पार्ट जो हमारा वो कैलकुलेट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमसे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करवाया था, वो हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है आपको निकालना है जी मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना भाई, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, वेपर फेज, वेपर फेज में फाइंड करना। इससे पहले जो मैंने अभी Ki1 Ki2 निकाले हैं वो मोल फ्रैक्शन है हमारे लिक्विड फेज के। अब हमें निकालना है वेपर फेज में। वेपर फेज में मैं मान सकता हूं कि पहले कंपोनेंट का वेपर मोल फ्रैक्शन Y1 एंड दूसरे का मैं मान रहा हूं Y2। Ki1 Ki2 लिक्विड स्टेट में थे, अब ये है वेपर फेज में Y1 एंड Y2। तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी मुझे पार्शियल प्रेशर की, पार्शियल प्रेशर दोनों कंपोनेंट के। तो पार्शियल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P1 से और P1 इज इक्वल होता है भाई P1 नॉट Ki1। P1 नॉट की वैल्यू कितनी थी 200 और Ki1 की वैल्यू थी जी 0.312, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 62.4 mmHg। ये पार्शियल प्रेशर हो गया पहले लिक्विड का या कंपोनेंट 1 का। इसी तरह से मैं निकाल लेता हूं P2 को। P2 इज इक्वल हो जाएगा P2 नॉट Ki2, ये हो जाएगा 415 और Ki2 की वैल्यू थी, Ki2 की वैल्यू थी भाई 0.688, 0.688 इज इक्वल हो जाएगा 285.5 mmHg हो गया।
दोनों कंपोनेंट का हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ गया। अब हमें वेपर फेज में निकालने हैं मोल फ्रैक्शन। तो Y1 इज इक्वल हो जाएगा P1 अपॉन P टोटल। P1 इज इक्वल अपॉन P टोटल। P1 की वैल्यू कितनी आ गई? P1 की वैल्यू आ गई 62.4 और जो टोटल वेपर प्रेशर हमने सॉल्यूशन का निकाला वो 347.9 और इसे कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी भाई 0.18। इसी तरह से दूसरे कंपोनेंट का Y2 इज इक्वल हो जाएगा P2 अपॉन P टोटल और P2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 285.5 था और इसको डिवाइड करेंगे 347.9 से तो ये कैलकुलेट करके आएगा भाई 0.82। तो ये आ गई वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। वेपर फेज ये हो गए वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट के। अब वेपर फेज में जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो मोर वोलेटाइल कहा जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि Y2 ग्रेटर देन है Y1, तो इसलिए मैं कह सकता हूं देयरफॉर यहां पर Y2 इज मोर वोलेटाइल कंपोनेंट देन Y1। Y1 के कंपैरिजन में Y2 हमारा ज्यादा मोर वोलेटाइल है क्योंकि वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है Y1 से, इसलिए ज्यादा मोर वोलेटाइल यानी इसकी ज्यादा वेपर बनेगी और पहले कंपोनेंट्स की वेपर कम बनेगी। तो ये न्यूमेरिकल्स था भाई लिक्विड सॉल्यूशंस का टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये एक न्यूमेरिकल्स था जो मैंने आपके सामने सोल्व किया और ये आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे ढंग से। आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारे पास, ये भी इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। यानी राउल्स का लॉ स्पेशल केस में हमें ऐसा लगता है कि जैसा वो हेनरी का ही लॉ है। पहले तो हम ये समझेंगे कि दोनों लॉ कह क्या रहे हैं। पहला लॉ अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ क्या कह रहे हैं? द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है पार्शियल वेपर प्रेशर यानी Pi इज इक्वल हो जाएगा काई आई इनटू Pi नॉट हो जाएगा। Pi नॉट जो है प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है और Pi सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद लिक्विड का वेपर प्रेशर है। तो ये तो कह रहे हैं राउल्स लॉ। अब हेनरी क्या कह रहे हैं? इन द सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन लिक्विड, यानी जब गैस को लिक्विड में हम डालते हैं तो गैस का लिक्विड में हमें सॉल्यूशन मिलता है। वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज सो वोलेटाइल, क्या करें? जब गैस को लिक्विड के अंदर मिलाएंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसके अंदर एक कंपोनेंट हमारा ज्यादा वोलेटाइल है। वो कौन सा है? जो कि हम गैस that it exists as a gas and we have already seen that its solubility is given by Henry's law which states that P is equal KH into chi। यानी राउल्स लॉ ये कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होगा? Pi नॉट और chi I के इक्वल होगा। ठीक, हेनरी क्या कह रहे हैं? हेनरी ये कह रहे हैं जब हम लिक्विड में मिला रहे हैं किसको? गैस को। लिक्विड को मिला रहे हैं गैस में, तो इस गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, इस गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो इसी के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मीनिंग ये हुआ गैस जितने प्रेशर से लिक्विड में जाएगी उतने ही ज्यादा इसके मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होंगे यानी मिक्स हो जाएंगे, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्मूले से P इज इक्वल KH इंटू काय। KH इंटू P इज इक्वल
KH इंटू काई ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी यहां भी जो पार्शियल प्रेशर है वो उसी कंपोनेंट के मॉल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ गैस की जो सोल्युबिलिटी है यानी प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर इसकी सोल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ सोल्युबिलिटी को किस तरह से मेजर किया गया है, मॉल फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसका मीनिंग ये हुआ पार्शियल प्रेशर यहाँ भी मॉल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ भी पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉल फ्रैक्शन के। लेकिन मुझे एक चीज में डिफरेंस नजर आता है, यहाँ PI नॉट लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है KH। PI नॉट प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है किसका, लिक्विड का। और यहाँ KH क्या है, ये हेनरी कांस्टेंट है, ये आपका हेनरी, ये है भाई हेनरी कांस्टेंट, ये हेनरी कांस्टेंट है। यहां भी प्रेशर है, यहां भी प्रेशर है, यहां मॉल फ्रैक्शन है, वहां भी मॉल फ्रैक्शन है, बस डिफरेंस यहां नजर आ कि यहाँ PI नॉट है और यहाँ आपका KH है। तो ये तो दोनों लॉ की बात हो गई। अगर ऐसा हो जाए किसी कंडीशन में जो PI नॉट है यो किसके इक्वल हो जाए, KH की तरह से हो जाए, तो हमें राउल्ट्स का लॉ ऐसा दिखाई देगा जैसा कि वो हेनरी का लॉ है। क्या कह रहे हैं, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो PI नॉट अगर KH के इक्वल हो जाए तो राउल्ट का लॉ ही हमें कैसा लगेगा कि वो हेनरी का लॉ है। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। इफ वी कंपेयर द इक्वेशन, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए फॉर राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, इट कैन बी सीन दैट, हमें क्या दिखाई देता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस, वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर और गैस का पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। यानी दोनों ही के प्रेशर उन्हीं के मॉल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओनली द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KH एंड PI नॉट क्या है, यही डिफर है, बस KH और PI नॉट डिफर है, बाकी सब कुछ सेम है। Thus, Raoult's law becomes a special case of Henry's law in which KH becomes equal to PI नॉट। क्या कह रहे हैं, राउल्ट्स का लॉ एक स्पेशल केस में हेनरी का लॉ ही है। कब, जब आपका KH और PI नॉट क्या हो जाते हैं, बिकम इक्वल हो जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारा आज का खत्म हुआ। हम मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और क्लास को कंटिन्यू करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। एक एक टॉपिक आपके सामने बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है और मैं समझता हूँ ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। दैट्स ऑल ऑफ टुडे।